इनर चाइल्ड करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली मैं अंदर से बहुत खुश नहीं हूँ, मैं बस बाहर से दिखावा कर रही हूँ. एंड दैट वाज अ बिग शॉक फॉर मी. व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड लुकिंग एट माय इनर चाइल्ड, आई रियलाइज़ कि मैं अंदर से बहुत डरी सी हूँ. इसीलिए मैं बचपन में बिल्कुल किसी से बात नहीं करती थी जब तक मैंने मेडिटेशन शुरू नहीं किया. जो ये इनर चाइल्ड ट्रॉमा है हमारा, ये कैसे हमें पता लगेगा कि लाइक ये हमारे बचपन से ही आ रहा है? क्या मैंने ऐसा कभी बचपन में भी फील किया था? आस्क योरसेल्फ, जस्ट क्लोज योर आइज, सिट विद इट, बी विद दैट पेन. जो हम करंट में अभी रिलेशनशिप में इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो वो हमारे पास्ट लाइफ से भी जुड़े होते हैं यानी. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइफ हो तो ऐसी के इस एपिसोड में. आज के इस एपिसोड में हम आपको मिलवाने वाले हैं QLU संघा मैत्रेया हारिका सूरी जी से. हारिका सूरी जी QLU में डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज फैसिलिटेटर हैं, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इनर चाइल्ड, फैमिली कॉन्स्टलेशन और भी कई तरह की ऐसी ही मोडालिटीज की. आज हम उनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि हम सभी की लाइफ में कहीं ना कहीं हमें इम्पैक्ट करता है. मैं बात कर रही हूँ हमारे रिलेशनशिप्स की. हमारी लाइफ में कोई ना कोई रिलेशनशिप ऐसा ज़रूर होता है जिसमें कुछ ना कुछ इशू हो. तो आज हम उनसे जानेंगे कि हमारे रिलेशनशिप्स कैसे बेटर हो सकते हैं, क्या क्या प्रैक्टिसेस हमें करनी चाहिए हमारे रिलेशनशिप्स को बेटर करने के लिए. तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हारिका सूरी जी से. वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. मैम, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक होने वाला है रिलेशनशिप, तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि कहते हैं कि रिलेशनशिप जो है हमारे इनर वर्ल्ड को मिरर करता है. तो आप इसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं और ये आइडिया हमारी रिलेशनशिप्स को बेटर करने के लिए कैसे हेल्प कर सकता है? ओके, जब हमें पता चलता है कि रिलेशनशिप्स मिरर्स है तो हम मिरर को ठीक करने की कोशिश बंद कर देते हैं. तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स अकर व्हेन हम चाहते हैं कि सामने वाला बदले, मेरे हस्बैंड बदले, मेरे बच्चे बदले या मेरी वाइफ बदले, उनके साथ प्रॉब्लम है तो उनको बदलना चाहिए. तो इसी से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है एक्चुअली. तो रिलेशनशिप में एक्चुअली जब हम समझते हैं कि इंटायर वर्ल्ड, वॉट एवर द रिलेशनशिप, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, मेरे फ्रेंड हो, बॉस हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, जब हमें पता चलता है कि सामने वाला एक मिरर है और अगर मुझे कुछ मिरर में ठीक नहीं लग रहा है तो वो मेरे चेहरे पे है शायद. तो मैं क्या करूँगी, आई विल लुक विद इन, मैं अपने भीतर जाऊँगी. बहुत लोग हम भूल जाते हैं कि हमारे भीतर भी एक दुनिया है. हम बाहरी दुनिया में ज़्यादा फोकस करते हैं, वहाँ की प्रॉब्लम को बाहर से ही ठीक करने की कोशिश करते हैं. बट एक्चुअल वर्ल्ड इज़ इनर वर्ल्ड. हमारे भीतर जो दुनिया है वो एक्चुअल वर्ल्ड है, वो रियल वर्ल्ड है. उसके नज़रिए से, उसके टिंटेड ग्लासेस से हम दुनिया को देखते हैं. जब वो बदल जाता है, जब मैं अपने भीतर, मेरे भीतर क्या है, ऐसा कुछ, क्या मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है बचपन में या फिर मेरे पास्ट में, या मेरे भीतर ये बिलीव क्यों आया है, मैं ऐसे क्यों सोच रही हूँ. व्हेन आई स्टार्ट करेक्टिंग दैट, then naturally my relationship will be corrected with everyone else. तो ये मैंने प्रैक्टिकली भी किया हुआ है. पहली बार मैंने जब ये बात सुनी थी, दैट वाज इन रेडिएंट रिलेशनशिप्स वर्कशॉप बाय डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी, हु आर द फाउंडर्स ऑफ क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी एंड माय टीचर्स. तो उस वर्कशॉप में मैंने फर्स्ट टाइम सुना था कि we have mirrors and there are some 7 as-seen mirrors and सारे relationships जो भी है, जो भी हम challenges face करते हैं, तो it's all a mirror, whatever it is. It could be your judgment, आपके बचपन का mirror हो सकता है, आपके past life का mirror हो सकता है, या कोई भी belief हो सकता है, आपका कोई डर हो सकता है, वो सामने वाले में reflect हो रहा है. जब मैंने ये सुना था तो obviously I'm like a very curious person though, and I was like 19-20 years old when I attended this workshop. तो मुझे ये इंटरेस्ट था, अच्छा ऐसा है तो मैं अप्लाई करके देखती हूँ. तो मैं जब घर वापस गई और
मेरी दीदी के साथ झगड़ा कुछ हो रहा था, देन आई वाज लाइक व्हाट इज शी मिररिंग मी? इफ दैट इज ट्रू देन व्हाट कुड इट बी? मेरे अंदर ऐसा क्या है जो ट्रिगर हो रहा है व्हेन शी इज़ डूइंग दिस, वो जब ऐसे कर रही है तो। एंड एक्चुअली आई कुड फिगर इट आउट। मुझे एक चीज़ याद आई थी, बचपन में भी ऐसा हुआ था और मुझे तब से ये डर है, मुझे ये फीलिंग है कि वो मुझे नीचे दिखाना चाहती है और ऐसा कुछ। देन आई एम लाइक इज़ दैट ट्रू? No, it's not. She's my sister. Why would she want that? And then I changed that perspective. And that changed. That relationship also changed. That is beautiful. So, actually, में it is a mirror. या वाह मैम, आपकी स्टोरी से बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन हो पाया एक्चुअली में ये। बट मैम, आपने जैसे अभी बोला कि यू वर 19-20 ईयर्स ओल्ड जब आपने QLU का वो सेशन अटेंड किया, तो एट द एज ऑफ 19-20 अगर आज के यूथ की हम बात करें तो स्पिरिचुअलिटी तो दूर दूर तक उनके जीवन में, मुझे नहीं लगता, बहुत कम लोगों के जीवन में ही होती है। बट मोस्टली लोग जो है आजकल जो है, जैसे हम बोल सकते हैं कि रील्स वाली दुनिया है, सोशल वाली दुनिया है, तो सिर्फ दिखाने के लिए होती है, इतना कुछ इंटरेस्ट लोगों में होता नहीं है। तो आप स्पिरिचुअलिटी की ओर कैसे बढ़े? आपने वो सेशन क्यों अटेंड किया? तो पहले तो फर्स्ट टाइम मैं जब डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी से मिली थी, दैट वाज बिकॉज ऑफ माय मॉम एंड सिस्टर। उनको बहुत इंटरेस्ट था अपने पास्ट लाइफ जानने की और पिछले जन्म में क्या हुआ था, वो सब उनको जानना था। एंड आई वाज टीजिंग देम कि अरे क्या ही फर्क पड़ जाएगा इफ यू गेट टू नो कि यू वर क्वीन एलिजाबेथ इन योर पास्ट लाइफ, नोबडी इज गोना ट्रीट यू लाइक दैट, सो लीव इट। नो, देन माय मॉम वाज लाइक इट्स ओके, आई विल बी हैप्पी knowing that I was Queen Elizabeth in the past life. Then I said, what if you get to know you were a beggar in the past life? Then she was like, it's okay, I'll be happy that in this life I'm not a beggar. And she always had an answer. तो वैसे मैं आई थी, पर जब मैं आई लाइफ फाउंडेशन में एंड मैं पहले मिली राजशेखर जी से, राजशेखर पुटलूरी जी, ही इज़ द फाउंडिंग ट्रस्टी ऑफ क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी, एंड ही एक्सप्लेन्ड अस, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि ऐसा नहीं होता है कि हमें बस क्यूरियोसिटी है तो पास्ट लाइफ देखना है एंड ऑल, इट्स एक्चुअली अ हीलिंग प्रोसेस, यू नो, इट्स अ थेरेप्यूटिक प्रोसेस। अगर आपको जानना है तो आप वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। तो मैंने और मेरी दीदी ने अटेंड किया था वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन वर्कशॉप, और तब मुझे पहली बार लगा कि जो भी मैंने पढ़ाई की है अभी तक, इट वाज एक्चुअली नॉट इवन एनीथिंग। मेरी पढ़ाई एक्चुअल में अभी शुरू हुई है। सो आई हैड दिस डीप रेजोनेंस with whatever sir was teaching, Dr. Newton, Dr. Lakshmi, whatever they were teaching, वो जो बोल रहे थे उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन वर्कशॉप में, मुझे इतना रेजोनेंस हुआ, मुझे लगा कि ये है असली एजुकेशन, मुझे ये जानना है और जानना है। तो मैंने डिसाइड किया, मैंने बोला मम्मी पापा से कि अब मुझे आगे का PG वो सब नहीं करना है, मुझे यही करना है, सारे वर्कशॉप्स इनके अटेंड करने हैं। तो ऐसे करके मैंने और मेरी दीदी ने मनी एंड स्पिरिचुअलिटी, रेडिएंट रिलेशनशिप्स, इनर चाइल्ड, ब्रेथ मास्टरी, फैमिली कॉन्स्टलेशन, एवरीथिंग, हमने सब कुछ अटेंड कर लिया। एंड फिर भी मुझे और सीखना था, तो मैं वहाँ ज्वाइन हो गई हूँ और मैंने वॉलंटियरिंग शुरू किया है व्हेन आई वाज, इट वाज इन 2010, और तब से मैं वहीं पे हूँ। ओके, वाह। अब आपने जो अपना रिलेशनशिप का इशू ठीक किया था वो आप लोगों के ठीक कर रहे हैं। वाह, सो ब्यूटीफुल। मैम, जैसे आज के, अगर मैंने अभी बोला कि डिजिटल ज़्यादा हो गई है दुनिया, तो जैसे आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में बहुत सारे जो लोग हैं फेस टू फेस इंटरेक्शन की जगह डिजिटल कम्युनिकेशन प्रेफर करते हैं। कॉल्स भी इतना लोग प्रेफर नहीं करते जितना चैट्स रहती है। तो कहीं ना कहीं ये जो डिजिटल कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, कहीं ये भी हमारे रिलेशनशिप्स को हार्म पहुंचा रहा है, और इसे हम फिर कैसे ठीक करें? यस, तो एक बात ज़रूरी है कि अगर आपको ये रिलेशनशिप मायने रखता है, इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, देन you've got to take out time for that. ये मैं कहना चाहूँगी सारे कपल्स से स्पेशली, कि अगर आपको ये मैरिज वर्क करनी है, आगे जाके साथ में लाइफ को शेयर करना है, देन इट्स बेस्ट कि आप फ़ोन साइड में रख दे, सारे गैजेट साइड में रख दे, और हर दिन एटलीस्ट 1 आवर और 45 मिनट्स टू 1 आवर आप अपने स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड करें। It could be your would-be life partner, or maybe you're already married, या फिर आपके बच्चे हैं,
तो भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कपल टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर, सामने बैठ के एक दूसरे को देख के. दैट प्रेजेंस इज सो इम्पॉर्टेंट. नो मैटर हमारे पास कितने भी गैजेट्स क्यों ना हो, दैट प्रेजेंस दे कैन नॉट ब्रिंग. बट ऑफ कोर्स देर आर सिचुएशंस व्हेन यू मे बी ट्रैवलिंग अ लॉट, तो उस टाइम आप डेफिनेटली फ़ोन पे बात कर सकते हैं. जस्ट मेक श्योर दैट हर दिन आपके बीच एक क्वालिटी इंटरेक्शन हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो. क्योंकि बहुत लोग आजकल अचीवमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं. क्योंकि आप चाहे जितना भी अचीव कर लो, वो अगर शेयर करने के लिए आपके पास कोई लव्ड वन ना हो तो क्या फ़ायदा है. आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टू बी एक्चुअली हैप्पी. एवरी पर्सन, वी आर ऑल सोशल एनिमल्स दे से, राइट. तो इंसानों का हमें ज़रूरत है, यू नो, वी नीड ईच अदर, एंड व्हेन वी शेयर, दैट इज़ अ ट्रू अचीवमेंट. यस मैम, आपने जैसे बोला कि हम शेयर करते हैं और कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, बट कई केसेस में हम ये भी देखते हैं कि पार्टनर्स दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक पार्टनर जो है लोनलीनेस बहुत ज़्यादा फील करता है. तो ये क्यों होता है? रिलेशन अच्छे होने के बाद भी ऐसा फील क्यों होता है? हाँ, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप. बहुत बार हमें पता नहीं चलता है कि हमारे बचपन के कुछ घाव अभी भी हमें इफ़ेक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे आता है इनर चाइल्ड का रोल. यू नो, इवन मी, मैं जब 19 इयर्स की थी, फर्स्ट टाइम मैं जब ये सारे वर्कशॉप्स अटेंड कर रही थी, आई जस्ट completed my graduation and I was like looking like a very happy person, you know, jumping and bubbly and joyful and all. But inner child करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली मैं अंदर से बहुत खुश नहीं हूँ. मैं बस बाहर से दिखावा कर रही हूँ. एंड दैट वाज अ बिग शॉक फॉर मी. मेरे लिए बहुत बड़ा शॉक था. एंड व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड लुकिंग एट माय इनर चाइल्ड, आई रियलाइज़ कि मैं अंदर से बहुत डरी डरी सी हूँ. इसीलिए मैं बचपन में बिल्कुल किसी से बात नहीं करती थी जब तक मैंने मेडिटेशन शुरू नहीं किया. व्हेन आई वाज 14 आई स्टार्टेड मेडिटेशन एंड तब तक मैं किसी से बात नहीं कर रही थी. मैं अपने आप से ड्राइविंग नहीं सीख रही थी एंड कोई भी काम नहीं कर पाती थी. मैं, इतना डर था मेरे में. बट व्हेन यू एक्चुअली कन्फ्रंट एंड गो बैक टू योर चाइल्डहुड, बचपन में क्या हुआ, कैसे हमारी अपब्रिंगिंग रही है, क्या कोई हमेशा क्रिटिसाइज करा जा रहा था. कुड बी योर पेरेंट्स, दे मे बी वेरी लविंग, जानबूझ के कोई हर्ट नहीं करना चाहते, स्पेशली पेरेंट्स तो डेफिनेटली नॉट. पर हर किसी का अपना पेरेंटिंग स्टाइल होता है, राइट. तो कुछ पेरेंट्स बहुत क्रिटिकल होते हैं, डांटते हैं एंड ऑल, बट कुछ बच्चे उसको लो सेल्फ वर्थ में ले लेते हैं. एंड देन दे स्टार्ट फीलिंग कि आई एम नॉट लव्ड, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरे को कोई वैल्यू नहीं देता एंड ऑल ऑफ दैट. तो ये सब उस टाइम पे हम दबा देते हैं. पर बड़े होने के बाद व्हेन वी स्टार्ट अचीविंग एवरीथिंग, हमें जो जो अचीव करना है वो सब अचीव कर लेते हैं. जिससे शादी करनी है या फिर जिससे रिलेशनशिप में रहना है उससे शादी कर लेते हैं. फिर भी हमारे भीतर एक वॉइड रहता है. There's a emptiness in us. That is what leads us to depression, loneliness and all these kind of things. आजकल बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मैं depressed हूँ. It's become such a common thing and this loneliness and ये सब कुछ नहीं है. It's actually a void that has been formed in a childhood, at a very young age. बचपन में हमें जब वो अटेंशन नहीं मिली थी मम्मी पापा से, जब वो बातें हमने नहीं सुनी थी कि यू आर लव्ड, यू आर वैल्यूड, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. तो क्या होता है, बड़े होके भी हम हमेशा उसी को ढूंढते रहते हैं. वो वॉइड को फिल करने के लिए गैजेट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं. वी कीप बिंज वॉचिंग, वी कीप ईटिंग अ लॉट, हम एडिक्शंस में चले जाते हैं. तो ये सब जो है, या फिर हम अपने ही दुख में भर के डिप्रेशन या लोनलीनेस में चले जाते हैं, या फिर एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो दिस इज़ मोस्टली रिलेटेड टू चाइल्डहुड. जब हमें पता चलता है कि हाँ मेरे चाइल्डहुड में कुछ हुआ था एंड येस दैट हैज़ अफेक्टेड मी, एंड जब हम उसको एड्रेस करते हैं देन दिस कैन बी रियली
enjoy it and this present life जो भी हमारे पास है उसको हम cherish कर सकते हैं, enjoy कर सकते हैं, नहीं तो we live with that pain. बट मैम जो ये इनर चाइल्ड ट्रॉमा है हमारा, ये कैसे हमें पता लगेगा कि लाइक ये हमारे बचपन से ही आ रहा है? तो when we look within, जब भी कोई दर्द हो रहा हो, इमोशनल या फिजिकल पेन जो भी हो रहा हो, हम क्या करते हैं, हम उसे डिविएट करना चाहते हैं. वी डोंट वांट टू फील द पेन बिकॉज इट्स टू पेनफुल. तो हम या तो कोई मूवी देखते हैं या फिर कुछ खा लेते हैं या सो जाते हैं या डिविएट करने की, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं. Yes. वो नहीं करना चाहिए. हमें हमेशा उसके भीतर देखना चाहिए. इट्स लाइक लेट्स से देयर इज अ इन्फेंट इन योर हाउस. आपके घर में एक छोटा सा जस्ट बॉर्न बेबी है, मे बी फ्यू मंथ्स ओल्ड है या फ्यू डेज ओल्ड है. तो अगर वो बेबी रो रहा है तो आप क्या करोगे? You will not try to ignore, right? Yes. वो क्यों रो रहा है? आप उसको उठा के देखोगे, उसको गोदी में ले लोगे and then you want to know कि हो क्या रहा है इसके साथ, और क्या उसको ठंड लग रही है, भूख लगी है या फिर गीला हो गया कपड़ा, क्या हुआ, right? तो हमारे भीतर अगर कुछ हो रहा है, could be health issue or emotional or any kind of mental issue, anything, हमें उसको देखना है एक्चुअली, उस पर अटेंशन देना चाहिए. एंड वी हैव टू रियली लुक विदिन एंड दैट कैन हैपन थ्रू मेडिटेशन ओनली. वी गॉट टू क्लोज आवर आईज एंड गो विदिन एंड आस्क कि हो क्या रहा है मेरे साथ, व्हाई एम आई फीलिंग सो सैड, व्हाट एम आई फीलिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत लोगों को फीलिंग भी पता नहीं होती है. दे थिंक दैट देयर थॉट्स आर देयर फीलिंग्स. इट्स लाइक वी आर सो डिस्कनेक्टेड. हम अपने फीलिंग से इतने डिस्कनेक्ट हो गए हैं कि हम भूल जाते हैं फीलिंग क्या है और क्या क्या है. एंड देन सो व्हेन वी क्लोज आवर आइज एंड आस्क आवरसेल्व्स कि हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं क्या फील कर रही हूँ, एंड ट्राई टू फाइंड आउट ये कब से हो रहा है, एंड डिड आई फील लाइक दिस इन चाइल्डहुड, क्या मैंने ऐसा कभी बचपन में भी फील किया था. आस्क योरसेल्फ, जस्ट क्लोज योर आइज, सिट विद इट, बी विद दैट पेन, fully be with it like a crying baby inside you. Pay attention and then आपको याद आएगा मैंने ऐसे ही किया था. मुझे उस टाइम रिग्रेशन वो सब प्रोसेस भी नहीं पता था. मैं जब एक और एग्जांपल दूंगी, मैं जब हाई स्कूल में थी 10th स्टैंडर्ड में, मैं हमेशा सोशल स्टडीज़ में फ़ेल होती थी. तो ऑलमोस्ट जस्ट पास ऐसे होती थी. तो एक दिन हमारे सोशल टीचर आए, वो मेरे सामने बैठे और उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड देखो, सारे जो भी सब्जेक्ट्स है सब में यू आर 70+. वाई इज़ इट कि ये एक ही सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें 35 पास मार्क आ रहा है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं जो पढ़ा रहा हूँ, या क्या प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ. क्योंकि अगर तुम यहाँ पे फेल हो गई तो सारे बाकी जो भी कितने भी मार्क्स आए उसका कोई बेनिफिट नहीं है. यू आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज फेल्ड ओनली. तो आई वांट टू हेल्प यू. ही सेड दैट फॉर द फर्स्ट टाइम एक टीचर ने मुझसे इतने प्यार से एक्चुअली समझने की कोशिश की है. तो मुझे आई फेल्ट सो टच्ड. मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत बुरा भी लगा कि हाँ मैं क्यों फेल होती जा रही हूँ इस सब्जेक्ट में. तो उस दिन मैं बस थोड़ी देर अकेले बैठ गई थी और आई क्लोज माई आइज़ और मैंने नेचुरली पीछे जाके आई स्टार्टेड रिग्रेसिंग माई सेल्फ, काइंड ऑफ याद कर रही थी मैं काइंड ऑफ कि कब से मैं फेल हो रही हूँ. एंड देन आई रिमेंबर्ड कि मैं 4th स्टैंडर्ड तक सोशल स्टडीज़ में 100 आउट ऑफ 100 लाती थी. एंड सडनली इट्स लाइक अ ड्रास्टिक डिफरेंस. तो क्या हुआ, मैंने कुछ थोड़ी देर याद करने की कोशिश की थी. एंड देन आई रिमेंबर कि 4th स्टैंडर्ड में एक बार मेरी टीचर ने मुझे पनिशमेंट दिया था. एंड आई वॉज ऑलवेज टॉपर इन सोशल स्टडीज़. सो वो टीचर मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही थी. तो आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट एंड इट वॉज अ शॉक फॉर मी. इट्स लाइक मेरे फ्रेंड ने मुझे धोखा दिया काइंड ऑफ फीलिंग, यू नो. तो आई रियलाइज कि तब से मेरे जो ग्रेड्स थे सोशल स्टडीज़ में वो ग्रेजुअली डिटेरियोरेट हो रहे थे. सो ऐसे हम भी अगर कोशिश करें कि ऐसा क्या हो गया कि तब से मैं इतना रिएक्ट कर रही हूँ, या फिर मुझे ये चीज़ इतना क्यों बॉदर कर रहा है, या फिर मुझे इस चीज़ से इतना डर क्यों है. लाइक आई यूज्ड टू बी स्कैर्ड
of buying a chocolate also in 12th standard. Can you imagine? So बचपन से मैं देखती आई हूँ उस शॉपकीपर को, और मैं पेरेंट्स के साथ वही उसी शॉप में जाती हूँ. फिर भी आई कांट गो अलोन. मैं अकेले जाके, मेरे पास पैसे है तब भी मैं पूछ नहीं सकती थी कि मुझे ये चॉकलेट चाहिए या कुछ भी चाहिए. इतना डर रहता था मेरे मन में. आफ्टर आई स्टार्टेड मेडिटेशन, मैंने एक्चुअली नेचुरली मेरे मन में कुछ क्वेश्चंस आने लगे कि मुझे इतना डर क्यों है, अगर मैं पूछूंगी तो क्या हो जाएगा. एंड आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग माई थॉट्स. तो when we start meditating, we become aware. हम अवेयर हो जाते हैं कि हमारे मन में कैसे ख्याल आ रहे हैं. Are they beneficial for us or not? Are they coming from now or from childhood? बचपन से ये ऐसे थॉट्स आ रहे हैं या क्या है, इसका रूट कॉज कहाँ है. तो ऐसे हम खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछ के भी वी कैन हेल्प आवरसेल्व्स. बट अगर कुछ बहुत ट्रॉमेटिक हुआ है बचपन में, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक गाइडेंस फ्रॉम अ ट्रेन्ड इनर चाइल्ड फैसिलिटेटर. ओके मैम, अभी आपने बीच में बोला था फीलिंग्स को लेके, बहुत से लोगों को अपना फीलिंग्स पता ही नहीं होता कि वो फील क्या कर रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी फीलिंग्स सामने वाले पर्सन पे डिपेंड करती है, जिससे किसी भी टाइप का रिलेशन है. लाइक कोई फ्रेंड है, किसी ने हर्ट कर दिया तो वो पर्सन डिप्रेस हो जाएगा, हर्ट हो जाएगा. उसी फ्रेंड ने आके सॉरी बोल दिया, अच्छे से बात कर ली, तो वो पर्सन खुश हो जाएगा. तो ये क्यों होता है मैम? लाइक क्यों ऐसी डिपेंडेंसी क्यों है किसी अदर पर्सन पे? करेक्ट, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली हम सबके साथ होता है, राइट? कि किसी ने अच्छे से बात किया, मैं खुश हो गई. किसी ने कुछ डांट दिया तो मैं दुखी हो गई. तो ये सब होता रहता है. एंड वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस. इस बिहेवियर को पहले वी हैव टू ब्रिंग इट इनटू आवर अवेयरनेस. एंड हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि लाइफ हमारी है और हमारे इमोशंस की चाबी हमारे पास होनी चाहिए, जो कि एक्चुअल में नहीं है. हमने सबको दे दिया. इट्स लाइक टीवी का रिमोट कंट्रोल है और हम टीवी है, तो कोई भी बटन आके प्रेस कर देगा और वो चैनल चेंज हो जाएगा. तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फर्स्ट तो आपने जो पूछा फीलिंग से डिस्कनेक्शन, वो क्यों होता है, वो भी बचपन से होता है. बचपन में जब हमें बोला जाता है कि डोंट क्राई, तुम अगर रोगी तो मैं और मारूंगी, या डोंट बी एंग्री, हाउ कैन यू बी एंग्री एट एल्डर्स, तुम बड़े, आई मीन हम सब बड़े हैं, तुम ऐसे कैसे चिल्ला सकती हो, गुस्सा नहीं करना चाहिए, इट्स अ वेरी बैड थिंग. तो एक्चुअली वी आर ह्यूमंस, हम सब इंसान हैं, हमें ये सारी इमोशंस नेचुरली है. तो गुस्सा हो या दुख हो या हैप्पीनेस, जॉय हो या एक्साइटमेंट हो, ये सारे फीलिंग्स है, इमोशंस है, और सारे ही वैलिड है. ये हमें किसी ने नहीं सिखाया. बचपन में किसी ने नहीं बोला इट्स ओके टू बी एंग्री. डिड दे से टू यू? एटलीस्ट नॉट टू मी. कोई हमसे बोलता नहीं है ऐसे कि इट्स ओके टू बी एंग्री, इट्स ओके टू बी सैड, इट्स ओके कि तुम्हें डर लग रहा है. हम क्या बोलते हैं, अगर बच्चा डर रहा है, अंधेरा है कमरे में, मैं नहीं सोऊंगा अकेले, तो हम उसके साथ रह सकते हैं. पर हम क्या करते हैं, हम बोल देते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाओ, डरो मत, ऐसे डरते नहीं है, बड़े बच्चे डरते नहीं है, या फिर बॉयज डोंट क्राई, ऑल दीज थिंग्स, राइट? तो इससे क्या होता है, हम अपने इमोशन से डिस्कनेक्ट होना प्रैक्टिस करते हैं तब से. तो वी स्टार्ट रिजेक्टिंग सम ऑफ आवर इमोशंस. पर जस्ट बिकॉज हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो होंगे ही नहीं, राइट? दे स्टिल आर देयर इन अस. वो है अभी भी हमारे भीतर, राइट? पर हमें पता नहीं उसको कैसे हैंडल करना चाहिए. हमें पता नहीं है कि इट्स ओके टू फील व्हाट वी आर फीलिंग, बट जस्ट इन ए हेल्दी वे, एक हेल्दी वे में हमें उन इमोशंस को प्रोसेस करना चाहिए. ये हमें किसी ने सिखाया नहीं है. सो या तो हम सप्रेस करते हैं सारे नेगेटिव इमोशंस को और फिर एक दिन बर्स्ट आउट हो जाते हैं, और या फिर हम, और या दिस इज the main reason for disconnection with emotions. Okay. And the other thing that you asked,
जो रिमोट कंट्रोल की तरह है। वाई इज़ इट कि कोई हमसे अच्छे से बात कर रहा है तो हम खुश हो जाते हैं, नहीं अच्छे से ठीक से बात नहीं कर रहा है तो दुखी हो जाते हैं। बिकॉज वी आर सीकिंग अप्रूवल। हम चाहते हैं कि कोई और हमें प्यार दे, कोई और हमें बताए कि हम ठीक है, हम अच्छे हैं। ये एडल्ट होने के बाद भी अगर हम में है, इसका मतलब है कि बचपन में ये नीड फुलफिल नहीं हुआ। बच्चों के बहुत सारे नीड्स होते हैं, इमोशनल नीड्स होते हैं, अप्रूवल एक नीड है, अप्रिसिएशन एक नीड है बच्चों का। जब पेरेंट्स बहुत दिल खोल के अप्रिशिएट करते हैं बच्चों को, तो वो बच्चा बाद में बड़ा होके अप्रिशिएशन बाहर से ढूंढता नहीं है। जब पेरेंट्स बचपन में खुल के प्यार देते हैं, टाइम देते हैं, क्वालिटी टाइम, इट्स नॉट कि पूरा दिन आप उनके साथ रहो, बट क्वालिटी टाइम, इवन इफ इट इज़ लाइक 45 मिनट्स 1 आवर पर डे, यू आर देयर विथ योर चाइल्ड, फुली प्रेजेंट। आप उनको सुन रहे हो, उनकी बातें सुन रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, तो उससे क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस आता है चाइल्ड को अपने ऊपर कि हाँ, एंड मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एंड जब पेरेंट्स इंकरेज करते हैं कुछ नया करने के लिए, ट्राई करने के लिए, तो वो बच्चा बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाता है और उसको पता होता है कि हाँ, आई एम डूइंग राइट। बट जब वो नहीं मिलता है तो वो हमेशा वो अप्रूवल सीक करते रहता है, मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है ना, आई एम ओके नो, आई एम डूइंग फाइन नो। सो दैट कंटिन्यूज टिल एडल्टहुड। इसीलिए अगर कोई बोल रहा है तुम अच्छे हो तो हम मान जाते हैं, कोई बोल रहा है तुम बुरे हो, यू आर नॉट डूइंग वेल, तो हम रो देते हैं, हम वो भी स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि हमें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। सो दैट इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम चाइल्डहुड, दैट्स अ ब्लॉक। यस मैम, जैसे कि आप कहते हैं कि हमें खुद के साथ एक होना है, तो जब हमें खुद के साथ ही रहना है तो इस ह्यूमन लाइफ में रिलेशनशिप्स की नीड ही क्यों है? अगर क्या ये कामिक रिलेशनशिप्स होते हैं या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स होते हैं या सिर्फ ये एक्सपेरिमेंटल होते हैं? मतलब ये रिलेशनशिप्स बनाने ही क्यों हैं हमें? दैट्स अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो मैंने भी शादी से पहले डॉक्टर न्यूटन से पूछा था एंड ही गिव सम ब्यूटीफुल आंसर्स, आई विल शेयर विथ यू। उससे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि इमेजिन कि आप एक कमरे में हैं जहाँ पे सिर्फ लाइट है एंड इट्स ऑल वाइट, ओके, देयर इज नथिंग एल्स, सिर्फ आप हो, कोई चीज़ नहीं है आपके पास, आप खुद को भी नहीं देख सकते हैं, कोई और नहीं है। उसमें आप कितनी देर रह सकते हो? 1 दिन, 2 डेज, 1 वीक, 10 डेज, 1 मंथ, 1 ईयर? उसके बाद क्या होगा? अगर आप इमेजिन कि कोई रह गया वहाँ पे ऐसे 1 साल तक, क्या उसको पता भी चलेगा कि 1 साल हो चुका है? उसके पास टाइम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। So it's like eternally you can just be there, learning nothing, doing nothing, and just being there. That's it, right? तो हम भी before we came onto this earth, इस धरती पे जन्म लेने से पहले ऐसे ही एक टाइमलेस वर्ल्ड में थे हम। हम बहुत खुश थे, पर हम आए हैं इस धरती पे तो एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं, और ये एक गेम है। It's called forgetting and remembering game, like Dr. Newton puts it. No, भूलना और याद करना, ये है इस खेल का नाम। तो यहाँ आए हैं और हमें खुद को जानना है, खुद को याद करना है। तो कैसे होगा? किसी और के द्वारा ही होगा। आप हो इसीलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, और मेरे लाइफ में कोई है इसीलिए मैं खुद को जान रही हूँ। खुद को जानना अकेले मुमकिन नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो रिलेशनशिप्स आर वेरी मच नीडेड। एंड मैं एक प्रोग्राम अटेंड कर रही थी, एखार्ट टोल का ऑनलाइन प्रोग्राम, और उसमें उन्होंने एक बात शेयर किया था कि उनके एक दोस्त है, मित्र है, जो थाईलैंड में एक मोनास्ट्री में रह के उन्होंने बहुत साधना की थी।
4 साल 5 साल, और उन्होंने एक सटोरी जो कि नियरली एनलाइटनमेंट जैसा एक अनुभव उन्होंने पाया है, और उनको बहुत ब्लिसफुल स्टेट में वो रहते थे, एक फॉरेस्ट में, उस मोनास्ट्री में हमेशा मेडिटेट करते रहते थे। उनका अपना एक हट था, और एक दिन ऑफ कोर्स वो मोनास्ट्री में है तो उनको खाना देना, वो सब मोनास्ट्री के जो आश्रम के लोग हैं वो देखभाल करते थे, राइट। तो जो खाना देने गए थे, उन्होंने एक दिन जाके इनसे बोला, इनके मित्र से, कि सर आपका जो वीसा है वो उस कंट्री के नहीं है, थाईलैंड के नहीं है, तो आपका जो वीसा है वो एक्सपायर हो गया है, हमें नोटिस मिली है, तो ये लीजिए और आप जाके थोड़ा रेन्यू करवा लीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं करवा लूँगा, और वो इसी प्लेस में थे, और वो ठीक है खाना खाए और उठ के गए ऑफिस। तो उनको पता चला कि उनका वीसा एक्सपायर हो गया, तो वो गए वीसा रिन्यूअल ऑफिस, और वो एक लाइन में खड़े हो गए थे, और बहुत बड़ी लंबी लाइन थी, और जब उनका टर्न आया तो उनको पता चला कि उनका ये लाइन नहीं था, दूसरी लाइन में खड़े होना था उनको। तो वो गए और खड़े हो गए, फिर से एक लंबी लाइन, फिर उन्होंने फॉर्म लिया, फिर वो फॉर्म भर के और एक लाइन में खड़े हो गए, उनको टोकन मिली है, वो वेटिंग रूम में बैठ गए। फिर शाम हो गई है, उनका टर्न नहीं आया, और उनको इतना गुस्सा आया, वो टेबल बैंग करके ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, ये क्या प्रोसेस है, आप ठीक से कर नहीं सकते, मैं सुबह को आया था, अभी तक मेरा टर्न नहीं आया, ये क्या हो रहा है नॉट। Suddenly he realizes, where is my nirvana? मेरा enlightenment कहाँ गया? मेरी साधना, 4 साल की मेरी तपस्या, where is it? And वो बस बैठ गए वहाँ पे, उनको realization हुआ उनके गुस्से के बीच में। फिर उनको पता चला कि जंगल में जाके चाहे मैं कितना भी मेडिटेट कर लूँ, कितना भी इनलाइटन हो जाऊँ, जब मैं सबके साथ मिलूँगा तभी मेरी असली परीक्षा होगी। तब एक्चुअल में मुझे कितना रियलाइजेशन हुआ है भीतर से वो पता चलेगा। तो वो हमेशा कहते हैं, खाटोल भी और डॉक्टर न्यूटन भी, कि जब हम सबके साथ हैं, संसार में हैं, तभी निर्वाणा इज पॉसिबल। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे स्पाउस जो है वो दे आर द बेस्ट पर्सन्स टू हेल्प अस बी enlightened और realize ourselves। उनके बिना बहुत मुश्किल है। जी मैम, जो स्टोरी आपने बताई उसके थ्रू ज़्यादा क्लैरिटी आ पाई। तो मैम जैसे आपने ये बोला कि स्पाउस भी हमारे एनलाइटनमेंट में हमारी हेल्प करते हैं, तो ये भी हमारे सोल प्लान में होता है, हमें पहले से पता होता है कि यही हमारे पार्टनर बनेंगे? तो कॉन्शियसली तो पता नहीं होता है, जैसे आप जानते हैं बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या ये सही पर्सन है, शुड आई गेट मैरिड टू दिस पर्सन और नॉट। इवन मी फॉर दैट मैटर, मैं और मेरे हस्बैंड, हम भी जब डिसाइड कर रहे थे, हमें भी बहुत कंफ्यूजन था, क्योंकि हम पोलार ऑपोजिट्स है। मेरा फेवरेट कलर है वाइट, उनका है ब्लैक, तो ऐसे ही है। इवन इफ वी राइट 100 थिंग्स, वी आर लाइक टोटल ऑपोजिट, कुछ भी मैच नहीं हो रहा था। तो कॉन्शियसली तो पता नहीं चलता, पर हम जिससे भी अट्रैक्ट होते हैं एनर्जेटिकली हमें पता होता है, इसीलिए हम उस इंसान से ही अट्रैक्ट होते हैं। बट मैम एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि लाइक अगर हमें पहले से पता होता है कि यही हमारे पार्टनर होंगे, तो आजकल के जनरेशन को देखें तो पार्टनर जो फाइनल लाइक शादी जिससे हो, उससे पहले तो कई सारे, जिसको हम बॉयफ्रेंड वर्ड देते हैं, बहुत सारे आते हैं। इवन मैरिज के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि वो सिंगल मैरिज हो, लोग एक के बाद दूसरी शादी भी कर लेते हैं। तो ये बार बार चेंज क्यों होता है फिर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी एक्चुअली दे आर सर्चिंग फॉर लव, राइट। अभी हम मल्टीपल रिलेशनशिप्स में क्यों जा रहे हैं, हमें चाहिए क्या एक्चुअल में? अगर हम खुद से पूछे, जो भी इन रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं, अभी अगर कंफ्यूजन में है कोई, तो मैं चाहूँगी कि वो खुद से पूछे वो चाहते क्या है। अभी पिछले इतने सारे रिलेशनशिप्स जो है मेरे ब्रेकअप हुए हैं, उनमें मैं क्या चाहती थी, क्यों मैंने ब्रेकअप किया है, या फिर क्यों मैंने मूव ऑन कर लिया और दूसरे रिलेशनशिप में मैं गई हूँ, मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए। जब हम खुद से पूछेंगे तो ओरिजिनल रीज़न बाहर निकल के आएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ द वॉइड दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो मैं बोल रही थी। बचपन में
अगर हमारा जो प्यार का टैंक है वो नहीं भरा तो इट विल लीड अस कि पूरी ज़िंदगी हम ढूंढते रहते हैं राइट पर्सन, राइट रिलेशनशिप, वो सोलमेट, वो लव, एंड ऑल्सो सो मैनी रॉन्ग नोशंस, मिसकंसेप्शंस, बहुत गलत फहमियाँ हैं लोगों के मन में सोलमेट कॉन्सेप्ट को लेके और ये बॉलीवुड रोमांस को लेके वो भी एक रीज़न है। वो एक्चुअल में अपने व्हाट डू यू से एसेंस से कनेक्टेड नहीं है हम सब। When we are not connected to our essence, हम चाहते हैं कि बाहर और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए। Actually वो that satisfaction is not there inside, वो हमारे भीतर नहीं है। तो as long as, अब देखिए हमें सबको पता है कि कुछ लोग हम में से कुछ लोग इमोशनल ईटिंग करते हैं, राइट हम जब बहुत दुखी है तो या तो ज़्यादा खा लेते हैं या फिर हम टेंशन में हैं ज़्यादा खा लेते हैं। वो क्या फिजिकल बॉडी को एक्चुअल में ज़रूरी है? नहीं, यू नो दैट आपका पेट भरा हुआ है, फिर भी कुछ लोग कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, राइट। वो वैसे ही एक इमोशन कॉल्ड लव विच इज़ लाइक द बेस ऑफ ऑल इमोशंस। When we feel this void, जब हमारे मन में वो void है, जब हम फील नहीं कर पाते, चाहे कोई कितना भी प्यार दे दे, हमें फील नहीं होता है, तो we keep jumping from one relationship to another. हम ऐसे जंप करते रहते हैं उसको पाने के लिए, उस प्यार को पाने के लिए। पर कहीं ना कहीं हमें रुकना ही होगा और भीतर देखना ही होगा, क्योंकि it will come from within. And then we can give it to others. We can share it with the other person. नहीं तो वो चाहे सामने वाला चाहे कितना भी प्यार दे दे, हमें फील नहीं होगा और हम जंप करते रहते हैं। जी मैम, जैसे अभी रिलेशनशिप्स की बात हो रही है, मैरिज की बात हो रही है, तो इंडियन कल्चर में बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं जिसको हम धर्म के नाम पे लाइक कि हमें तो निभाना ही पड़ेगा। और मैरिज मैंने इसलिए बोला कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जो आते हैं वो सास बहू में आते हैं, लाइक ननद और भाभी में आते हैं। तो मेन जो है, मैंने नाम मैरिज का इसलिए लिया, लेकिन वैसे तो और भी रिलेशनशिप्स में ये रहता है कि हमारा धर्म है तो हमें रिलेशनशिप निभाना ही पड़ेगा। क्या करें, खून का रिश्ता ऐसे बोल के हम बहुत सारे रिलेशनशिप्स को चलाते हैं। तो यहाँ पर ज़बरदस्ती रिलेशनशिप चलाना, क्या ये ठीक है? लाइक मतलब यहाँ पे तो कहीं ना कहीं अगर हमें खुशी नहीं भी हो रही है तो भी हम उस रिलेशनशिप को चला रहे हैं और वो कहीं ना कहीं हमें सेल्फ हार्म भी कर रहा है। राइट, एक्चुअली अगर ऐसा कुछ है हमारे रिलेशनशिप्स में, लाइक यू सेड, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, सास बहू हो या फिर कोई भी भाई बहन भी हो समटाइम्स, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना होगा कि ये रिलेशनशिप मुझे क्या सिखा रहा है, इसमें से मैं क्या सीख सकती हूँ। कुड बी बाउंड्री इश्यूज समटाइम्स, कि मैं ना नहीं बोल सकती हूँ, उससे भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। या फिर इट कुड बी कि मैं बहुत ऑफेंसिव हो रही हूँ छोटी छोटी बातों को लेके, कुड बी एनीथिंग। पहले तो हमें रूट कॉज फाइंड आउट करना होगा। दैट इज अ मेन थिंग फॉर हीलिंग एनी रिलेशनशिप। ये आया क्यों है? कोई भी इश्यू हो, रिलेशनशिप इश्यू हो या हेल्थ इश्यू हो या ऑफिस में बॉस के साथ हो या कोलीग्स के साथ हो, किसी के साथ भी कोई भी इश्यू हो, वो रिलेशनशिप, वो इश्यू जो है, वो कॉन्फ्लिक्ट जो है, वो हमें कुछ सिखा रहा है। As long as we don't learn that lesson, it could be another person. ये नहीं तो कोई और आके वही चैलेंज मुझे दे देगा, वो वैसे ही बात करेगा। Like my friend always keeps telling कि उनको गुस्से से बहुत प्रॉब्लम थी। मेरे एक दोस्त है और बचपन से ही उनको सिखाया गया है कि गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओके, तो उन्होंने गुस्से को पूरा दबा दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कहीं नहीं दिखता। वो हमेशा स्माइल करते रहते हैं और हमेशा बहुत अच्छे से बात करते हैं, चाहे कोई कितना भी चिल्ला दे उन पे, वो कभी गुस्सा नहीं करते। वैसे रहना भी बहुत मुश्किल है, बट वो रह पाते हैं। बट क्या होता था, बार बार उनके दोस्त हो या उनके करीबी लोग उन पे बहुत गुस्सा करते थे, उन पे चिल्लाते थे, बात बात पे, अकारण, कोई भी कारण नहीं है।
तो उनको वो चीज़ बहुत बुरा लगता था कि मैं इतने अच्छे से रह रहा हूँ, मैं किसी से गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि इसके इट्स नॉट गुड, पर लोग मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं। तो उनको पता चला बाद में कि एक्चुअल में उन्होंने उसको दबाया है, इस इमोशन को दबा के रखा है, उन्होंने रिजेक्ट किया है। जिसको भी हम दबा देते हैं, रिजेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते हैं, वो बार बार हमारे लाइफ में आएगा ही आएगा, उसको देखना होगा। तो उन्होंने इनर चाइल्ड अटेंड किया था, और जब उन्होंने फेस किया अपने गुस्से को और एक्सेप्ट किया, एम्ब्रेस किया, वो बहुत मुश्किल था उनके लिए, पर वो करने के बाद देयर इज़ अ मिरेकल दैट हैज़ हैपेंड। ये जो इंसान बहुत करीबी दोस्त है या रिश्तेदार है, वो बाकी सबसे गुस्सा कर रहे थे, इन पे गुस्सा नहीं कर रहे थे, इनसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, और बाद में वो पैटर्न वहाँ पे ब्रेक हो गया। तो बाकी सबसे वो गुस्सा कर रहे थे, पर इनसे गुस्सा नहीं कर रहे थे। तो इनको पता चल गया कि जब मैंने अपने भीतर कुछ बदला है, वो दबाना बंद कर दिया, अपने गुस्से को एक्सेप्ट किया, तो ऑटोमेटिकली बाहर का भी कुछ बदल रहा है, राइट? तो वो लेसन सीख लिया उन्होंने। वो जो गुस्से के रिलेटेड वो जो रिलेशनशिप उनको सिखाने की कोशिश कर रहा था, वो लेसन उन्होंने सीख लिया। तो देखिए वो रिलेशनशिप हील हो गया काइंड ऑफ, राइट? वो सामने वाला पूरी तरह से बदला नहीं है, पर इनके साथ बदल गया, राइट? सो वैसे ही आपके लाइफ में भी या किसी के भी लाइफ में अगर कोई रिलेशनशिप इश्यू है, तो पहले समझने की कोशिश करें कि ये क्या सिखा रहा है। क्या मुझे ये बाउंड्री सिखा रहा है, या फिर कोई सप्रेस्ड इमोशन को दिखा रहा है, या फिर मेरा चाइल्डहुड का वुंड है, क्या है एक्चुअली? वो सीखने के बाद अगर आप उस रिलेशनशिप से दूर भी हो जाओ तो भी इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी ज़बरदस्ती के रिलेशनशिप निभाए, एक्चुअली ऐसे करना भी नहीं चाहिए। कोई भी एक काम भी अगर मन से नहीं आए, हार्ट से नहीं आए, तो नहीं करना चाहिए एक्चुअली। बट मैम ये जैसे आपने बोला कि हमें नोटिस करना है कि वो रिलेशनशिप या वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो इसके लिए कैसे, मतलब हर कोई इतना अवेयर नहीं होता कि उस चीज़ को नोटिस कर पाए कि हाँ वो ये सिखा रहा है या ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कैसे इस चीज़ को नोट डाउन करेगा या कैसे पहचानेगा? तो एवरीवन हैज़ दिस विज़डम, हम बस भूल गए हैं। हमारे भीतर वो विज़डम है कि हर एक रिलेशनशिप में अगर कुछ ट्रिगर हो रहा है और हम एक्चुअल में ऑब्ज़र्व करें अपने फीलिंग्स को कि ये चीज़ मुझे क्या ट्रिगर कर रहा है, क्यों मुझे दुख पहुंचा रहा है। व्हेन आई लुक विद इन, आई कैन फाइंड आउट, यू कैन फाइंड आउट, ऑल ऑफ अस कैन फाइंड आउट, क्योंकि हम सब में वो विज़डम सीड्स है। बस हमें मेडिटेशन करते वक्त क्या होता है, वो विजडम सीड्स जो है उनको नरिशमेंट मिलती है। तो व्हेन वी मेडिटेट रेगुलरली एंड व्हेन वी स्टे कनेक्टेड विथ आवर ओन इनर विजडम, देन वी गेट टू नो, वो हो जाता है, वी कैन अंडरस्टैंड डेफिनेटली। वी जस्ट हैव टू ट्रस्ट दैट इनर विजडम। तो ओनली मेडिटेशन इज इनफ? मेडिटेशन एंड ऑल्सो अंतर शुद्धि, जो इनर चाइल्ड मैं कह रही थी वो हो, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो सकता है, या फैमिली कॉन्स्टलेशन, ऐसे जो हम स्वाध्याय करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, इस ज्ञान से बहुत अंतर शुद्धि होती है। तो वो अंतर शुद्धि भी हमें करनी चाहिए अलोंग विथ मेडिटेशन। मैम पास्ट लाइफ जैसे आपने नाम लिया, तो जो हम करंट में अभी रिलेशनशिप में इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो वो हमारे पास्ट लाइफ से भी जुड़े होते हैं यानी? यस, बहुत बार हम पास्ट लाइफ के कुछ अनरिजॉल्व्ड या अनफुलफिल्ड थिंग्स, इनकम्प्लीट बिजनेसेस हम इस लाइफ में कैरी करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पास्ट लाइफ में एक लेडी थी, उनको एक इस लाइफ में उनका इश्यू ये था कि उनका कोई मैरिज टिक नहीं पा रहा था। शी हैज़ गॉन थ्रू 3 डिवोर्सेस। शी इज़ नॉट फ्रॉम इंडिया, वो इंडिया से नहीं है। तो डॉक्टर न्यूटन जब ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने इनका सेशन लिया था। तो जब इनका रिग्रेशन सेशन हुआ था तो उन्होंने देखा कि पास्ट लाइफ में एक
ये एक औरत थी और उन्होंने एक राजा से प्यार किया था। राजा ने कहा कि मैं वापस आऊँगा और तुमसे शादी करूँगा, पर वो कभी वापस नहीं आया। तो उन्होंने पूरी लाइफ़ उनका इंतज़ार किया, वेट किया और फिर मरते वक़्त उनके मन में रह गया था कि इस राजा ने मुझे धोखा दिया, अबैंडन किया, मेरे साथ धोखा हुआ है। तो वो उस दुःख के साथ वो उस लाइफ़ को एंड कर लिया उन्होंने, मतलब उनका देहांत हो गया। और इस लाइफ़ में भी उन्होंने वो अबैंडनमेंट का, धोखे का जो पैटर्न है, उन्होंने रिपीट किया अनकॉन्शियसली। उनको याद तो नहीं था ऑफ कोर्स ऑब्वियसली, फिर भी हमारी एनर्जी में वो जो भाव है, जो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ और जो बिलीफ लास्ट मोमेंट्स में हमारा रह गया उस लाइफ में, वो हम कैरी करते हैं इस लाइफ में। तो इनके साथ ये जो 3 डिवोर्सेस हुए हैं, सब में उनके साथ धोखा हुआ है। एक्चुअल में वो बहुत अच्छे इंसान थे, पर पता नहीं क्यों रिलेशनशिप में आए और फिर उन्होंने चीट किया है इनको। तो जब इन्होंने रियलाइज़ किया और उन्होंने देखा कि अच्छा ये मेरा लेसन है जो मैं उस लाइफ से इस लाइफ में भी कैरी करते आई हूँ, पर एक्चुअल में ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो लाइफ तो ख़त्म हो चुका। इस लाइफ में मुझे उसको कैरी करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सो व्हेन शी रियलाइज़ दैट एंड उन्होंने देखा कि अच्छा ठीक है, बाद में क्या हुआ, उस राजा ने क्या किया। व्हेन शी सॉ, उन्होंने देखा कि वो राजा मर गया था एक्चुअली जाने के बाद। तो उनके साथ एक्चुअल में धोखा हुआ ही नहीं, वो आ ही नहीं पाया, बस उनको न्यूज़ नहीं पहुंची थी कि वो राजा नहीं रहा। और अगर उनके साथ सच में धोखा हुआ भी हो तो भी वो पास्ट लाइफ के रिलेटेड है। तो जब हम पास्ट लाइफ देख के, जब भी ज़रूरत हो, सबको ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर जहाँ भी ज़रूरत हो वो देख के उन्होंने जब वो इमोशन रिलीज़ किया तो उनके मन में कुछ हल्का हो गया, वो रियलाइजेशन आई है कि अच्छा मैं अनकॉन्शियसली ये बर्डन अभी भी कैरी कर रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि यही मेरा लाइफ है। तो व्हेन शी फेल्ट लाइट, उसके बाद जब वो वापस आए, उनके चेहरे पे दिख रहा था कि शी इज़ फीलिंग रिलीव्ड टू रियलाइज एंड रिलीज दैट। और आफ्टर फ्यू मंथ्स उन्होंने ईमेल किया डॉक्टर न्यूटन को कि उनका अभी बहुत अच्छे से चल रहा है, बिज़नेस में भी उनके बहुत सारे धोखे हुए थे, अभी बिल्कुल वैसा नहीं है, एंड शी इज़ नाउ मैरिड टू अ वेरी नाइस पर्सन एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑल्सो शी इज़ स्टिल इन अ वेरी हैप्पी मैरिज। तो ऐसे भी होते हैं कि कुछ लेसन्स अगर हमारे इनकम्प्लीट रह गए हैं पास्ट लाइफ में, तो वो भी हम इस लाइफ में कैरी करते हैं। मैम, क्या ऐसा भी होता है कभी कि लाइक हमने अगर इस लाइफ में हम आए हैं तो हमारे जो पास्ट कर्मा थे, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो पास्ट कर्मा हमने उसी लाइफ में डिसॉल्व कर लिए हो और उसके बाद हमारा ये बर्थ हुआ हो, या फिर अगर उस लाइफ में हमारे कर्मा डिसॉल्व हो गए तो उसके बाद सीधा मोक्ष ही है? तो मोक्ष की बात तो मुझे नहीं पता, मगर ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ में ही हमारे जो कर्मास थे वो रिज़ॉल्व हो गए हो, ऐसा है भी एक्चुअली। इसीलिए बहुत सारे चीज़ें लाइक कुछ चीज़ों की समझ कुछ लोगों में नेचुरली होती है, जो किसी और को बहुत धक्के खाने के बाद उनको वो समझ आता है, राइट? तो वो कैसे हो गया, कैसे ये अंडरस्टैंडिंग हो गई, कैसे ये मैच्योरिटी आ गई इनमें, हम सोचते रहते हैं, राइट? तो वो उन्होंने पिछले लाइफ में ही कंप्लीट कर लिया था वो लेसन। इसीलिए कुछ लोगों में नेचुरली वो पेशेंस रहता है, सहनशीलता रहती है, और कुछ लोग बहुत काम रहते हैं या फिर मेडिटेशन में बहुत आगे जा पाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि उनका साधना रहा है पास्ट लाइफ में। पर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में सिर्फ उन लाइफ टाइम्स को टच करते हैं जहाँ इनकम्प्लीट बिजनेस है, जहाँ कुछ सीखने को अभी भी बाकी है। बस ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा इनकम्प्लीट ही ऐसा कुछ है, नो, नॉट नेसेसरी। मैम, जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो हम अपने साथ साथ अपने पार्टनर की भी उतनी केयर करते हैं। तो यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस टाइम पे हमें जब हमारी ग्रोथ देखनी है तो हमें इंडिविजुअली अपनी ग्रोथ देखनी होगी या टुगेदरनेस ही हमें उस ग्रोथ के लिए आगे प्रायोरिटाइज करना होगा, या फिर इसका कोई मिडिल पाथ भी हो सकता है?
यस, आई डोंट नो मच अबाउट एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, पर एक बात मुझे पता है कि हमारे कुछ एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में। एक है, फर्स्ट है ब्रह्मचर्य, एंड देन गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, राइट? तो ये 4 स्टेजेस जो है ये एक्चुअल में हमारे अंदर के स्टेजेस है, ये बाहर के ही नहीं है। तो ब्रह्मचर्य का एक्चुअल मीनिंग ये है कि हम इट्स मोर अबाउट सेल्फ लव, इट्स कनेक्टिंग टू योर सेल्फ। हम खुद को जाने, हम कौन हैं ये पहचाने, और हमें एक अच्छे रिलेशनशिप में होना है खुद के साथ, अपने इमोशंस के साथ, और अपने थॉट्स के साथ हमेशा अवेयर होना चाहिए, एंड एक हेल्दी सेल्फ टॉक होना चाहिए, एंड बिल्डिंग आवरसेल्व्स, ये है ब्रह्मचर्य। जब हम अपने साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में होते हैं, मतलब हमें पता होता है कि हाँ, ये मेरे फियर्स है, ये मेरे लाइक्स है, डिसलाइक्स है, एंड एवरीथिंग, तो हम खुद के साथ कनेक्टेड है, खुद के इनर वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है, तब हम तैयार होते हैं एक रिलेशनशिप में आने के लिए। ओके, जब हम एक मैच्योर एडल्ट के स्टांस में एक रिलेशनशिप को स्वीकारते हैं, तो ये रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल बन जाता है। तब हम दे सकते हैं। मैच्योर एडल्ट क्यों कह रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम में से बहुत सारे वुंडेड चाइल्ड भी है, वुंडेड इनर चाइल्ड भी है हमारे से। तो हम जब एक वुंडेड चाइल्ड की तरह बात करते हैं, तो हमेशा हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें प्यार दे और अटेंशन दे और अप्रिशिएट करे, तो हम हमेशा रिसीविंग मोड में ही रहते हैं। Yes. क्योंकि जैसे बच्चे होते हैं वो कुछ दे नहीं पाते, बस सिर्फ उनका प्रेजेंस ही है जो हम ले सकते हैं उनके साथ। मगर बड़े देते हैं बच्चों को, राइट? प्यार देते हैं, हग्स देते हैं, केयरिंग देते हैं, पर वो जब हमें बचपन में नहीं मिलता है, तो वो ही वुंडेड चाइल्ड का मोड जो है बड़े होने के बाद भी कंटिन्यू होता है। अगर हम एक वुंडेड चाइल्ड मोड में हैं, तो रिलेशनशिप अच्छे से नहीं जाएगा, तो पहले वो हील करना होगा। और जब हम हील्ड मैच्योर एडल्ट के स्टांस में होते हैं, जब हम खुद के साथ कनेक्टेड है, ब्रह्मचर्य का ये जो स्टेट है वो हमने कंप्लीट किया हुआ है, हम खुद को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं, तो नेक्स्ट स्टेज जो है गृहस्था, वो बहुत अच्छे से जाएगा। क्योंकि यहाँ हम दे भी रहे हैं, ले भी रहे हैं, राइट? तो इवन व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, थोड़ा सा वक्त हमें हर दिन अपने लिए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ द की टू योर ओवरऑल लाइफ्स ग्रोथ। ग्रोथ इज़ बेसिक नेसेसिटी फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, राइट? हमें इट्स नेचुरल कि एक बीज को आप धरती में यू आर प्लांटिंग इट, तो वो प्लांट बनेगा, फिर एक पेड़ बनेगा, फिर वो फल फूल या कुछ भी देगा, राइट? इट्स नेचुरल। ऐसे ही हमारी जो ग्रोथ है, इनर ग्रोथ, ये भी बहुत नेचुरल है, और ये तभी पॉसिबल है जब हम खुद से हमेशा हर दिन कनेक्टेड रहते हैं, हर दिन खुद को टाइम देते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। तो एवरी डे, इवन दो यू आर इन ए रिलेशनशिप, इवन दो आपके बच्चे हैं, आपके बहुत बिजी शेड्यूल है, आप जॉब भी कर रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा वक्त खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए देना बहुत ज़रूरी है। एंड थोड़ा सा वक्त रिलेशनशिप को भी, अपने स्पाउस को भी, बच्चों को भी, रिलेशनशिप जो इम्पॉर्टेंट है आप प्लान कर सकते हैं। शायद मे बी इट्स लाइक एवरी डे आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए, और वीकेंड में ज़्यादा टाइम फैमिली के लिए, ऐसा कुछ यू कैन प्लान इट आउट। तो दोनों ही ज़रूरी है, और हमारा हेल्दी रिलेशनशिप तभी बनेगा जब हम खुद के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाए रखेंगे। जी मैम, लेकिन जैसे अगर हम हेल्दी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि पहले खुद के साथ हमें इम्प्रूवमेंट करना होगा, अपने ऊपर काम करना होगा। बट कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि जब हम खुद को प्रायोरिटाइज़ करने लगते हैं, चीज़ों में खुद को आगे रखने लगते हैं, तो भी कहीं ना कहीं इश्यूज़ आने लगते हैं। सब लोग ये एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट करते हैं कि सब लोगों को पहले पूछा जाए, मतलब लाइक सेल्फिश वाली वाइब आने लगती है कि कहीं हम सेल्फिश तो नहीं हो रहे हैं अगर हम अपना ध्यान रख रहे हैं, अपनी केयर कर रहे हैं, अपने आप को पहले रख रहे हैं अपनी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग, तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो सेल्फिश हो रही है। तो समथिंग ऐसा भी तो हो सकता है कि इस वजह से भी रिलेशनशिप में इश्यूज क्रिएट हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम खुद को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो कुछ लोगों को लग सकता है कि हम सेल्फिश हैं, क्योंकि उनके बिलीव्स ऐसे हैं। स्पेशली हमारे इंडियन कल्चर में women are always asked to prioritize themselves last, राइट? जो लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक पार्टी की होस्ट हूँ तो सब लोग नेचुरली एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं सबको पहले सर्व करूँ, उसके बाद मैं खाऊँ, राइट? तो ये नेचुरली एक्सपेक्टेड है। पर अगर मैं जस्ट लाइक वी नो, पहले मैं अपना मास्क नहीं लगाऊंगी और किसी और को रखूंगी मास्क, तो इट्स लाइक डेंजरस। वैसे पहले हमेशा खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एंड हमें ऐसा लगता है कि खुद को इम्पोर्टेंस ना दे के सामने वालों को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे तो ये अच्छी बात है, बट एक्चुअल में लॉन्ग रन में ये बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है, बहुत सेल्फ टैक्सिंग हो जाता है। और तो और हम जैसे खुद को ट्रीट करते हैं वैसे ही बाकी लोग हमें ट्रीट करते हैं। आई रेड दिस इन अ बुक बाय डेरिक राइडल कि people don't treat you the way you want, people treat you the way you train them to. तो कैसे ट्रेन करते हैं हम? by taking care of ourselves. It's not that, yeah, इंडिया में it is definitely, I agree कि अतिथि देवो भव, तो हमें उनका बहुत ख्याल रखना, it's beautiful, it's like honoring the guest, इट्स ब्यूटिफुल। हाउएवर, अगर आपको पता है कि गेस्ट आने वाले हैं और आपको शायद टाइम नहीं मिलेगा बाद में खाने को, तो पहले ही खा के बैठ जाए। तो खुद को भी प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वी कैन नॉट गो इन अ लॉन्ग रन। मैम, एक रिलेशनशिप में हमें बाउंड्रीज सेट करनी होगा इफ़, तो हम कैसे करें? क्योंकि एक रिलेशनशिप में बाउंड्रीज होना बहुत ज़रूरी है ताकि ना सामने वाले पर्सन की फीलिंग्स हर्ट हो और ना हमारी फीलिंग्स हर्ट हो। बट कुछ रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है कि हम बोल नहीं पाते हैं, तो उस टाइप के रिलेशनशिप में हम कैसे उन बाउंड्रीज को सेट करें? सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हम क्यों ना नहीं बोल पा रहे हैं। क्या हम सामने वाले को प्लीज़ करना चाहते हैं, या फिर क्या हम समझते हैं कि वो हर्ट हो जाएंगे और हमसे दूर हो जाएंगे? और अगर ऐसा है तो क्या आपका रिलेशनशिप एक्चुअल में इतना सेंसिटिव है, और क्या ये बहुत बेनिफिशियल है कि आप अपने चॉइसेस को डिनाई करते हुए दूसरे के चॉइसेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो? क्या ये एक्चुअल में आपको अच्छा लग रहा है? हमें सेल्फ ऑब्जर्वेंट हमेशा रहना चाहिए। जब मैं ना सामने वाले को नहीं बोल रही हूँ, दैट मीन्स मैं ना खुद को बोल रही हूँ। समवेयर आई एम ऑलवेज रिजेक्टिंग माई सेल्फ। तो ये सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट, डिसहार्टनमेंट में लेके जाएगा मुझे, राइट? ये मुझे हमेशा, हर दिन जब भी मैं सामने वाले को ना नहीं बोल पा रही हूँ, खुद को ना बोलती जा रही हूँ, किसी ना किसी दिन वो बर्स्ट आउट हो जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा। एंड जो भी मैं कर रही हूँ सामने वाले के लिए, उसमें मेरा हार्ट नहीं रहेगा, उससे क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट? तो वी शुड फर्स्ट ऑनर आवरसेल्व्स, रिस्पेक्ट आवरसेल्व्स, एंड इट इज़ ओके टू से नो। अगर सामने वाले हर्ट हुए तो भी इट इज़ ओके, बट येस, डेफिनेटली हमें सीखना चाहिए कि कैसे ना बोलना चाहिए। तो इसके लिए आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दिस बुक नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन बाय मार्शल रोजनबर्ग। इट्स एन अमेजिंग बुक। कैसे हम खुद के नीड्स को समझे। जब मैं किसी को ना नहीं बोल पा रही हूँ तो वो क्या नीड है जो मैं फुलफिल कर रही हूँ खुद में। किसी को ना बोल रही हूँ तो क्या नीड है जो मैं अपने भीतर फुलफिल कर रही हूँ। सो इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल बुक। हमें सीखना चाहिए, एक्चुअली ना बोलना भी सीखना चाहिए, एंड क्यों नहीं बोल पा रहे हैं वो भी हमें
जानना चाहिए। जी, तो मैम जो कंक्लूजन है रिलेशनशिप्स को ठीक करने का वो यही है कि हमें अपने ऊपर सबसे पहले वर्क करना होगा, अपने आप के साथ जुड़ना होगा, सेल्फ लव करना होगा। और मैं चाहूँगी एक बार आप फिर से वो प्रैक्टिसेस बता दें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो डेली एक पर्सन को करनी ही चाहिए। तो एवरी डे हर किसी को मेडिटेशन एक चीज़ है जो हम सबको करना चाहिए। यू नो हाउ टू डू इट, आनापानसति मेडिटेशन, जस्ट बीइंग विद द नॉर्मल नेचुरल ब्रीथिंग। हमारी एज जितनी है उतने मिनट हमें करनी चाहिए ये प्रैक्टिस, और इससे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मन शांत होता है और हम अपने भीतर की दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। दैट्स द फर्स्ट प्रैक्टिस। एंड सेकेंड थिंग इज़ माइंडफुलनेस। पूरे दिन में हमें इस मेडिटेटिव स्टेट को आगे लेके जाना चाहिए। मेडिटेशन शुड नॉट एंड इन योर मेडिटेशन चेयर और वेयरएवर यू आर सिटिंग। आंखें खोलने के बाद मेडिटेशन ख़त्म नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी मेडिटेशन जो है पूरे दिन में आपको उसको आगे लेके जाना चाहिए। जो हम कहते हैं मेडिटेशन इन एक्शन इज़ माइंडफुलनेस, राइट। तो अवेयर रहना, हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी सोच विचार कर रहे हैं, जो भी हम फील कर रहे हैं, उस सब के प्रति हमें अवेयर रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। वी हैव टू ऑब्जर्व ईच एंड एवरीथिंग, एंड then our words will be perfect, our actions will be perfect, everything. It's not perfect, it will be beneficial for us and for others. तो मेडिटेशन एक चीज़ हो गई, माइंडफुलनेस एक चीज़ हो गई। और डीपर इश्यूज़ के लिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको लगे, ज़रूरी लगे, तो यू कैन एक्सप्लोर इनर चाइल्ड। एक्चुअली आई फील पर्सनली कि सबको इनर चाइल्ड वर्क करनी चाहिए। और येस, क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रोग्राम्स भी होते हैं, यू कैन अटेंड वन ऑफ दोज। बट ऑन अ डेली बेसिस मेडिटेशन, माइंडफुलनेस एंड स्वाध्याय, so self study, knowing yourself and also reading books. बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं किताबें पढ़ के, and yes, really books are your best friends, and it's beautiful. So these are the three things I would suggest. मैम वैसे तो इतने सारे मैसेजेस आपसे मिल ही चुके हैं हमारे दर्शकों को, लेकिन फिर भी इफ़ यू वांट टू शेयर वन मैसेज टू आवर व्यूअर्स तो आप प्लीज़ आप शेयर कीजिए। So relationships are your mirrors, so enjoy every bit of it. आपके रिलेशनशिप में चाहे झगड़े हो या प्यार हो, सब कुछ enjoy कीजिए पूरी तरह से। रिलेशनशिप से भागिएगा नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप्स आपके लैडर है, आपके लिए सीढ़ी है आपके एनलाइटनमेंट तक। रिलेशनशिप के द्वारा ही आप खुद को जान सकेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग इन टू आवर शो, और इतनी सारी बातें आपसे हुई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो दर्शकों, हमने इस कार्यक्रम में बात की हारिका सूरी जी से। हारिका सूरी जी ने हमें बताया कि हमारे रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप से जुड़ना होगा, सेल्फ लव करना होगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना होगा। तो आप भी अपने आप को सेल्फ लव दीजिए, अपने आप के साथ जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कीजिए और ध्यान को दूसरों तक भी पहुंचाइए। हमारे आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे PMC ऐप को भी डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।